हेलो एवरीवन, आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर विषय है। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर तरफ टर्की में जो भूकंप आया है उसी की न्यूज़ चल रही है। वहाँ पे भारी मात्रा में लोगों की जानें गई हैं और वहाँ पे भूकंप का जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है। वहाँ पे भूकंप क्यों आया है और क्या-क्या रीज़न्स होते हैं भूकंप आने के, और यहाँ पे किस तरीके से प्लेटें पाई जा रही हैं या फिर टर्की में किस तरीके से वहाँ की भी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। भूकंप के लिए कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि वहाँ का कैसा मिट्टी है, मिट्टी की संरचना कैसी है, वहाँ पे प्लेटें जो रहती हैं जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो आपस में जुड़ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं, ये स्थिति, या फिर ऐसे ही कोई मानव निर्मित जो भी भूकंप आते हैं, वो भी उसमें देखे जाते हैं। जैसे कि कहीं पे परमाणु बम विस्फोट किया गया या फिर बाँधों में बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण कुछ समय बाद उसमें धँसाव होता है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो भूकंप के कई रीज़न्स होते हैं, तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि टर्की में भूकंप क्यों आया और भूकंप आने के और क्या-क्या रीज़न्स होते हैं और किस तरीके से हम भूकंप का पता लगाने में सक्षम हो पाए हैं अभी तक। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तुर्की में अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक नामक एक प्रसिद्ध फाल्ट लाइन के साथ 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.8 थी और यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से भूकंप आया है, जिसके वजह से जो उसमें रीज़न बताया जा रहा है वो है एक फॉल्ट लाइन जो कि अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। तो इसके बारे में एक बार हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं भूकंप आने के। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पे, जैसे कि मान लीजिए एक हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है, ठीक है? उसपे कई सारी प्लेटें हैं, जैसे आप देख रहे होंगे भारत कहीं पे है, कहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, कहीं पे आपका अमेरिका है, तो हर तरीके से अलग-अलग जगह पे सभी लोग स्थित हैं। ओशियन जो है हमारा महासागर है, उसका भी कोई बेस लेवल होगा, तो वो जो प्लेटें हैं वो भी पाई जाती हैं। तो कुछ ओशियानिक यानी कि महासागरीय प्लेटें हैं, कुछ हैं आपकी महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं। तो वो प्लेटें आपस में, जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो इसमें पृथ्वी की संरचना है अंदर की तरफ, वहाँ पे मैग्मा पाए जाते हैं और इनका जो सीमा सियाल निफे, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे इस वीडियो में जो आपको लिंक दिख रहा है उसमें क्लिक करके समझ सकते हैं। तो ये जो प्लेटें पाई जाती हैं, तो पृथ्वी पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं पहले वो प्लेटें रहती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, तो उसे हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। वो दुर्बल मंडल होता है, उसको प्लास्टिक स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अर्ध तरल माध्यम में होता है। तो वहाँ उसी के ऊपर हमारी जो प्लेटें हैं, जो ऊपर प्लेटें पाई जाती हैं, वो तैरा करती हैं। तो कुछ जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पानी पे कुछ चीज़ें तैर रही हैं और वो कई भागों में बट गई हैं, तो कुछ प्लेटें आपस में ऐसे होगा कि आपस में आएंगी, पास में आएंगी, कुछ प्लेटें दूर जाएंगी। और हो सकता है कुछ में मूवमेंट ऐसे हो, जैसे कि आपस में ऐसे रगड़ रही हो, ऐसे आस-पास एक दूसरे की तरफ ऐसे आपस में रगड़ रही हों। तो इस तरीके से 3 तरीके से आपके प्लेटें गति करती हैं, उन्हीं की वजह से भूकंप आने की स्थिति बनती है। तो प्लेटें जो होती हैं हमारी पृथ्वी पे, तो वो कई तरीके से मूवमेंट करती हैं, उनकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इनके जो कई टाइप के जो होते हैं इनके मूवमेंट, उसमें से एक होता है डायवर्जेंट, यानी कि प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब प्लेटें दूर जाती हैं तो यहाँ पे एक स्पेस बनता है, ठीक है? अगर प्लेटें यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई हैं, आपस में ऐसे दूर जा रही हैं, तो जो अंदर का मैग्मा है, तरल अवस्था है, वो तरल अवस्था में जो मैग्मा पाया जाता है वो ऊपर की तरफ आता है, जिससे कि कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है, वहाँ पे चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसे भूकंप भी आते हैं और यहाँ पे मैग्मा भी निकलता है और प्लेटों का निर्माण भी होता है। तो इसको हम निर्माण करने वाली सीमा भी कहते हैं। इसमें प्लेटों का निर्माण होता है और वहाँ पे भूकंप के झटके देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब प्लेटें दूर जाती हैं तो हम उन्हें अपसारी सीमा यानी कि आपका डाइवर्जेंट जो बाउंड्री होती है वो निर्मित होती है। इससे आपके जो भी आपकी भूकंप की रचनाएँ होती हैं और ज्वालामुखी की रचनाएँ होती हैं, और यहाँ पे आपका निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है, ये आप जानिएगा। यहाँ पे चट्टानें खत्म नहीं होती, जैसे कि आपस में रगड़ती हैं तो खत्म भी होती हैं। जैसे कि जो आपकी अपसारी सीमा रहती है, प्लेटें, कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो आपस में समीप आती हैं एक दूसरे के। जैसे कि ये प्लेटें हो गई, वो एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे प्लेटों का धसाव होता है। वहाँ पे प्लेटें जो, जैसे कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो प्लेटें कम घनत्व वाले के अंदर चली जाती हैं, जिससे जब वो अंदर जाती हैं तो गर्म होके, और रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं तो वहाँ पे हीट पाके वो पिघलती हैं और मैग्मा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटें होती हैं वो अंदर जाती हैं और पिघलती हैं, यानी कि प्लेटों का खत्म होना होता है। तो इसमें ये पाया जाता है, ये ये प्लेटों की अभिसारी सीमा होती है। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंस ये ज़ोन होता है, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, और ये आपकी होती है अपसारी सीमा।
ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। तो इसमें प्लेटों का खत्म होना होता है, यानी कि यहाँ पे प्लेटों का नाश होता है और यहाँ पे जो अपसारी सीमा होती है वहाँ पे निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा मोशन होता है कि आपका यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, आपस में सिर्फ रगड़ के तरीके से काम कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ना किसी प्लेट का निर्माण होता है, ना नुकसान होता है, ना विनाश होता है, ना आपका बनता है प्लेट। तो इस तरीके से ये तीन पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म सीमा कहते हैं, यानी कि ये संरक्षण सीमा होती है। इसमें प्लेटों का ना नुकसान होता है, ना ये टूटती हैं, और ना ही इसमें कोई बनावट होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये तीन तरीके से मोशन पाए जाते हैं। इनके वजह से ही भूकंप की क्रियाएं होती हैं और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो हमारे टर्की में किस तरीके का भूकंप आया है, किस इन तीनों में से कौन सा जिम्मेदार है इसके लिए? तो ये जो है लास्ट में जो आपका ट्रांसफॉर्म एक बाउंड्री बनाता है, उस तरीके से यहाँ पे मोशन हुआ है और यहाँ पे भूकंप की स्थिति बनी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यहाँ पे प्लेटों का आपस में रगड़ाव हुआ है, एकदम आपस में रगड़ खाए हैं और वहां से भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारा सरफेस है, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे भूकंप का केंद्र हो, ठीक है, आपका फोकस यहाँ पे हो, और तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो है ये कम दूरी पे है, ठीक है, और इसका मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ पे फोकस हो अगर भूकंप का, तो जो कम गहराई के होते हैं, जो जिनका केंद्र बिंदु जो होता है वो कम गहराई का होता है, तो वहां से भूकंप का जो असर होता है सरफेस पे वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर ज्यादा गहराई से होंगे तो उनके जो तरंग पहुंचने की गति है और जो उनका प्रभाव है वो सरफेस पे कम होता है। तो इस तरीके से देखा जाए, जो टर्की में आया है वो कम गहराई से आया है, अप्रॉक्स 70 किलोमीटर के आसपास में ये भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। तो इस वजह से वहां पे जो सरफेस है उस पर नुकसान ज्यादा हुआ है, वहां पे जो भी जान माल की हानि होगी, वहां पे जो बिल्डिंग्स है वहां पे जो हानि होगी तो वो ज्यादा होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबसे विनाशकारी भूकंप इसलिए बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके रीजंस के बारे में और बाकी चीजें इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें बताया जा रहा है कि 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, आपको ये समझ में आ गया। और जो ये प्रसिद्ध फाल्ट लाइन जो कि आपका अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक है उससे रिलेटेड है ये आपका भूकंप, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भूकंप अपेक्षाकृत उथली गहराई से उभरे और एक स्ट्राइक स्लिप्ड भूकंप थे। तो जो आपका स्ट्राइक स्लिप्ड भूकंप होता है वो कुछ और नहीं, जो मैंने बताया कि आपस में जो प्लेटें रगड़ खा रही हैं उस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो ये कुल मिला के इन प्लेटों का ऐसे मूवमेंट हुआ था, यानी कि आपस में ऐसे रगड़ खा रहे थे, ना एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, ना एक दूसरे से दूर जा रहे थे। और इसमें बताया जा रहा है जो गहराई थी भूकंप के केंद्र की वो ज्यादा गहराई नहीं थी, उसमें उथला भूकंप था, यानी कि उथला मतलब कि जैसे कि बहुत ही छिछला तरीके से उसकी गहराई थी, वहां से भूकंप आया है। तो इसकी गहराई अप्रॉक्स 70 किलोमीटर बताई जा रही है। अभी आगे भी आपको मैं समझाऊंगा। इसे एक सदी से भी अधिक समय में तुर्की द्वारा अनुभव किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप और 1939 के बाद से सबसे भीषण आपदा के रूप में वर्णित किया जा रहा है। यहाँ पे एक सेंचुरी से यानी कि 100 वर्षों से यहाँ पे इस तरीके का भूकंप नहीं देखा गया था और ना इस तरीके की आपदा देखी गई थी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी आपदा है टर्की में, जो कि 1939 के बाद अब घटित हुई है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो भूकंप आया था 1939 में, उसका नाम अर्जिन कैन था, अर्जिन कैन अर्थक्वेक था। और इसने जो तबाही फैलाई थी वो अर्जिनकन मैदान और कैलकिट नदी घाटी में फैलाई थी, वहां पे अत्यधिक नुकसान हुआ था। और उसके बाद आगे चलते हैं, टर्की को भूकंप का खतरा क्यों है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। टर्की, सीरिया और जॉर्डन सहित पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय टेक्टोनिक प्लेट और अनाटोलियन प्लेट ब्लॉक के बीच में जटिल परस्पर क्रियाओं का प्रभुत्व है। जो भी आपका टर्की, सीरिया और जॉर्डन की प्लेट है जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, यानी कि वहां पे ही आपका उसी के तट पे ये स्थित है। और अफ्रीका, अरब और यूरेशियाई जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, और एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक के बीच में ये परस्पर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टर्की है वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इधर से देखा जाए तो आपका अरब आ रहा है, अरब जो क्षेत्र है वो इधर से जुड़ा हुआ है इससे। और उसके बाद यहाँ से आपका जो अफ्रीकी प्लेट है वो हो गया, और उसके बाद जो यूरेशियाई प्लेट है वो ऊपर से। तो इस तरीके से यहाँ पे भूकंप का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्लेटें आपस में वर्क कर रही हैं। तो इनका सामूहिक रूप से इन क्रियाओं के कारण भूकंप आने की जो संरचना होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस वजह से जो टर्की है वहां पे भूकंप की घटनाएं देखी जाती हैं। टर्की अनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, जो दो प्रमुख फाल्ट्स की सीमा बनाती हैं। पहला जो है वो है नॉर्थ अनातोलियन फाल्ट, यानी कि एनएएफ के नाम से जानते हैं, जो देश भर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। जैसे कि अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा।
और दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में आपका नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट, ये भी आपका स्थित है। जैसे कि आपका यहाँ पे अगर मैं टर्की दिखाऊं, जैसे कि आपका टर्की हो गया, तो आपका जो नॉर्थ में है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है, जो कि है आपका नॉर्थ एनातोलियन फॉल्ट। और उसके बाद अगर बात करें जो साउथ ईस्ट में फैला हुआ है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे साउथ ईस्ट ये हो गया आपका ना, तो साउथ ईस्ट में जो फैला हुआ है तो वो आपका हो गया ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉल्ट पाए जा रहे हैं और इस तरीके से इनकी सीमा बन रही है टर्की में। उसके बाद बात करें जो आपका एनएएफ है, जो नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट है, वो यूरेशियन और एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट का मिलन बिंदु है। यहाँ पे आपकी यूरेशियन, जो आपका ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है वो, और जो आपका एनाटोलियन प्लेट है, वो दोनों आपस में मिल रही हैं। उसके बाद जिसे विशेष रूप से विनाशकारी के रूप में जाना जाता है, जो आपका नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है वो उत्तरी तुर्की में राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप स्ट्रक्चर है, जिसमें यूरेशियाई और अफ्रीका के संबंध में पश्चिम की ओर एनाटोलियन ब्लॉक के ट्रांसलेशनल मोशन को समायोजित किया गया है, जो आपका एनाटोलियन ब्लॉक है। और उसके बाद जो आपका ये बताया जा रहा है जो उत्तरी तुर्की में है आपका एनएएफ, वहां पे यूरेशियाई और अफ्रीका के संबंध में आपका ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है एनाटोलियन प्लेट। तो इस तरीके से आपका बताया जा रहा है कि आपके ये आपस में, ये जो आपका एनाटोलियन है और ये आपका दूसरा वाला है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटें चल रही हैं, ये बताया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे सीमा बनाई जा रही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपका ईएएफ प्लेट है यानी कि ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि एनाटोलियन प्लेट और उत्तर की ओर बढ़ने वाले अरेबियन प्लेट के बीच विवर्तनिकी सीमा यानी टेक्टोनिक बाउंड्री बना रहा है। जो आपका ईएएफ है यानी कि ईस्ट में जो आपका एनाटोलियन फॉल्ट है, वो सीमा बना रहा है आपके अरेबियन प्लेट में, जो आपका अरब पाया जा रहा है, जिससे ये टर्की है तो आपका यहाँ पे अरब पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट मिल रही है तो वो आपका सीमा बना रहा है आपका अरबियन प्लेट का और एनाटोलियन प्लेट का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये तुर्क से लेके आपका और भूमध्य सागर तक 650 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दक्षिण बीस और पश्चिम तुर्की के अंतर्गत पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एजियन सी प्लेट भी इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि का एक स्रोत है। जो आपका एजियन सी पाया जाता है वहां पे जो प्लेट होती है उसे हम एजियन सी प्लेट कहते हैं, और वो भी अपने आप में भूकंप के लिए, जो अर्थक्वेक के लिए एक बहुत ही एक्टिव रीजन माना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अनुमान के अनुसार, अगर एक एस्टिमेट बताया जाए उसके अनुसार, तुर्की का लगभग 95% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। जो आपका टर्की का जो लैंड मास है 95% वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आता है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। जबकि देश का लगभग एक तिहाई उच्च जोखिम में आता है। जैसे कि अगर भूकंप के क्षेत्र में तो कई सारे आते हैं, जैसे उसको कई जोन में बांटा जाता है, लेकिन जो अति उच्च वाले यानी कि जो बहुत हाई सेंसिटिव होते हैं अर्थक्वेक के लिए, वो जो रीजन्स होते हैं उसमें आपके टर्की का एक तिहाई क्षेत्र आता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अपने आप में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें इस्तांबुल और इजमिर के प्रमुख शहरों और पूर्वी अनातोलिया के क्षेत्र भी शामिल हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि ये रीजन भी शामिल है। जो आप जानते हैं इस्तांबुल भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। तो आपको जो मैं बता रहा था एनएएफ के बारे में, एनएएफ के बारे में, तो आप ये देखिए, मैंने बताया था कि आपका नॉर्थ में है, तो आपका जो ये लाइन जा रही है येलो येलो वाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो गया नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट। तो ये आपका फॉल्ट हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेटों का जो मूवमेंट है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो प्लेटें आपस में ऐसे रगड़ खा रही हैं, तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था नॉर्थ, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था साउथ ईस्ट में जो आपका ईस्ट एनातोलियन प्लेट है, जो आपका ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट है, उसको देख लीजिए। ये आपका अरब से सीमा बना रहा है। यहाँ पे आपका ये अरबियन प्लेट है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे के साइड में अरबियन प्लेट है, और ये आपका एनातोलियन प्लेट हो गया जिसपे टर्की है। ठीक है, जो आपका टर्की है वो एनातोलियन प्लेट ही उसको कहा जाता है, तो उस पर टर्की हो गया। उसके बाद ये सीमा बना रहा है एनाटोलियन फॉल्ट, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, तो आप इसको याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका साइप्रस हो गया, साइप्रस है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे यूरेशियन प्लेट जो है वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए आपका अरेबियन जो एनातोलियन फॉल्ट, ये मान लीजिए आप, तो आपका अरेबियन प्लेट इधर से धक्का मार रही है,
उसके बाद एनाटोलियन फाल्ट आपका इधर गति कर रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर से आपका प्रेशर लगा रहा है, और आपके इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ऐसे आपके मूवमेंट हो रहे हैं जिसके वजह से जो आपके भूकंप के केसेस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको फिगर के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिज, मेडिटेरेनियन रिज। तो मेडिटेरेनियन जो रिज है उसमें आपका जो मैंने बताया था अपसारी सीमा होती है, जो आपका डाइवर्जेंट सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसी की वजह से रिज का निर्माण होता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो नीचे से आपका मैग्मा जो निकलता है उससे आपका रिज का निर्माण होता है। तो जब रिज उसे कहते हैं जब लाइन से आपके कई सारे क्रम में छोटी ऊंचाई के जिसे पर्वत समूह के तरीके से आपका लाइन से बना हो तो उसे हम रिज कहते हैं। ऐसे कई सारे रिज पाए जाते हैं, आपको यहाँ पे सामने दिख गया तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नियमित भूकंप और स्ट्राइक स्लिप भूकंप में क्या अंतर होता है, क्या उसमें अलग बात होती है। तो जैसे कि मान लीजिए जो प्लेट मूवमेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो जो स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक होते हैं उसमें दो प्लेटें आपस में हॉरिजेंटली मूवमेंट करती हैं अपने आपस में, ऐसे हॉरिजेंटली, ऐसे आप देख रहे हैं हॉरिजेंटली मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो रेगुलर अर्थक्वेक होता है उसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है, जैसे कि आपके प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी या फिर एक दूसरे के पास आएंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटों का अगर आपस में लड़ना हो या फिर आपस से दूर जाना हो तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल मूवमेंट। और अगर प्लेटें आपस में हॉरिजेंटल अगर मूवमेंट हो रही हो तो हम उससे जो आपका भूकंप का निर्माण होता है उसे स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक कहते हैं। और वो ट्रांसफॉर्म जो आपका बाउंड्री होती है उस तरीके से बनती है, यानी कि संरक्षण जो सीमा होती है वो बनती है। उस तरीके से भूकंप जो आते हैं उन्हें ही हम स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक कहते हैं। तो यहाँ पे जो भूकंप आया है वो प्लेटों के आपस में रगड़ने की वजह से आया है, आप ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये होता है एग्जाम्पल स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में अब आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप, भूकंप के विभिन्न प्रकार हैं। फॉल्ट जोन भूकंप, तो प्लेटें अगर आपस में ऐसे ऐसे टकरा रही है संरक्षित सीमा पे अगर आपका हो रहा है तो उस तरीके से जो भूकंप का निर्माण होगा उसे हम फॉल्ट जोन भूकंप कहेंगे। उसके बाद जो विवर्तनिकी क्रियाओं की वजह से भूकंप होता है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, जो आप प्लेटें आपस में या फिर मिलती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो उस वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें हम कहते हैं आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। आप ये ध्यान रखिएगा, विवर्तनिक भूकंप। उसके बाद जो ज्वालामुखी भूकंप होता है वो जब ज्वालामुखी के वजह से आपका भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आप जानते होंगे क्राकाटोवा जो आपका भूकंप है इंडोनेशिया में आपका उत्पन्न हुआ था, उसके वजह से जो भूकंप आया था वो आपका ज्वालामुखी भूकंप था। मानव प्रेरित भूकंप मैंने आपको बताया कि परमाणु, जैसे आपका परमाणु विस्फोट किया जाए या फिर आपका जो भी अगर हम बांध बनाते हैं और काफी देर तक पानी रुका रहता है उसके वजह से जो भूमि में धंसाव होते हैं उसके वजह से भी कई बार भूकंप उत्पन्न होते हैं, यानी अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि डैम के वजह से या फिर आपका जो आप एटॉमिक, जो आप एटम बम विस्फोट करते हैं उसके वजह से जो आपका भूकंप आता है वो मानव जनित भूकंप होते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फॉल्ट के टाइप और लोकेशन क्या होते हैं। जो आपका स्ट्राइक स्लिप भूकंप होता है वो रूपांतरित सीमाओं के साथ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया रूपांतरित जो सीमाएं होती हैं, जो आपकी फॉल्ट सीमाएं होती हैं, जैसे कि आप ऐसे देखते होंगे जो रगड़ खाती हैं उन्हें ही हम रूपांतरित सीमा या फिर संरक्षण सीमा कहते हैं। तो उसके वजह से आपका स्ट्राइक स्लिप भूकंप आता है। और ऐसा देखा जाए, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है आपका, तो वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि नियमित भूकंप अपसारी सीमा या अभिसारी सीमाओं के साथ आते हैं जहां प्लेटें लंबवत चलती हैं, जैसे कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो प्लेटें पाई जाती हैं वहां पे भूकंप की स्थिति बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो वहां पे प्रशांत जो महासागर है यानी पैसिफिक ओशियन है उसके किनारे पे जो भी प्लेटें पाई जा रही हैं वहां पे आपस में प्लेटें या फिर आपस में लड़ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं, तो वहां पे भूकंप की क्रियाएं होती हैं, वहां पे ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, वहां पे आपके सुनामी की क्रियाएं होती हैं। तो जो भी आपके ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं और ये सारी चीजें होती हैं, तो इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को जो आपका राउंड बन रहा है, वलय बन रहा है, उसे ही हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसे अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं, जो प्रशांत महासागर में अग्निवलय के रूप में भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम पाए जाते हैं। अब कारण देखते हैं। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भूकंप का कारण दो प्लेटों का एक दूसरे के विरुद्ध हिलना और बिल्टअप स्टोन का निकलना है। जब आपस में प्लेटें रगड़ खाएंगी तो वहां से कुछ पत्थर या फिर जो भी आपके चट्टाने हैं वो रगड़ खाएंगी, उसमें कई सारी चट्टानों का टूट फूट होगा, उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी की वजह से भूकंप आता है। तो ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कंपेयर करके, जो आपका स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक है वो देखिए आपका एक इधर प्लेट जा रही है एक इधर प्लेट जा रही है, आपका एरो के माध्यम से समझ में आ रहा है, और बीच में आपका फॉल्ट बन रहा है यानी भ्रंश का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे प्लेस खाली हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपका जो टर्की में आया है अर्थक्वेक तो वो किस रीजन से आया है, किस टाइप का आपका भूकंप है, तो आपको स्ट्राइक स्लिप
अर्थक्वेक बताना रहेगा, ठीक है? और वहाँ पे प्लेटें का मूवमेंट कैसा है, तो आप संरक्षित सीमा बताएँगे या फिर आप बताएँगे फ़ॉल्ट के तरीके से जो होता है वो उसमें मूवमेंट होता है, और या फिर आप बताएँगे रूपांतरित जो सीमा होती है, रूपांतरित तरीके से जो गति होती है, वो पाई जाती है इसमें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे अगर नॉर्मल भूकंप की बात करें, तो प्लेटें यहाँ पे देखिए ये प्लेट ऊपर उठ गई है, ये प्लेट नीचे चली गई है, उसके वजह से यहाँ पे फॉल्ट बना है। तो ये नॉर्मल तरीके से जो भूकंप आता है वो हो गए। और यहाँ पे थ्रस्ट तरीके से निर्माण, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेट इधर उठ गई और एक प्लेट यहाँ पे नीचे चली गई, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल भूकंप किस तरीके से आते हैं, आपका फॉल्ट और जो आपका थ्रस्ट होता है वो किस तरीके से आता है, और जो आपका स्ट्राइक स्लिप होता है वो किस तरीके से आता है। कम गहराई के जो भूकंप केंद्र होते हैं उनसे जो भूकंप आता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उथला भूकंप ऐसा भूकंप होता है जो उथली गहराई से आता है, यानी कि जिसकी गहराई कम हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका टब हो गया, अगर अगर इतना पानी भरा है इसमें, तो ये उथला हो गया, ठीक है? ये देखिए इसकी गहराई जो है वो कम है। लेकिन अगर इतना भर गया, यहाँ पे इतना भर गया, तो इसकी गहराई हमें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है? तो ये उथला नहीं रहेगा, ये आपका फ़िल्ड रहेगा। तो उसी तरीके से अगर कम गहराई की बात की जाए, तो वहाँ पे उथला का यूज़ करते हैं, यानी शैलो का यूज़ करते हैं। तो शैलो की बात करें, शैलो अर्थक्वेक की बात करें, तो ये भूकंप की जो गहराई होती है वो उथली होती है, यानी कम गहराई से आते हैं। आम तौर पर सतह के पास, पृथ्वी की पपड़ी के भीतर होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी जो बनती है आपका, उसमें ये मौजूद होता है, यानी कि ये 100 किलोमीटर के अंदर ही आपका ये भूकंप आ जाता है। तो इसमें अगर बात की जाए, आमतौर पर 70 किलोमीटर से कम की गहराई होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जमीन का तेज कंपन और सतह का टूटना होता है। जो आपका ये भूकंप होता है, जो उथला भूकंप होता है, शैलो जो आपका अर्थक्वेक होता है, उसमें 70 किलोमीटर से कम की गहराई में ही आपका भूकंप केंद्र होता है, फोकस होता है। और वहाँ पे जो भूकंप के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्लेटों का टूटना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़मीन पे उसका असर जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पे कंपन जो होते हैं, यानी शेकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो यही वो कारण है कि टर्की में इस तरीके का ही भूकंप आया था, और वहाँ पे जो असर हुआ, वहाँ पे जो भूकंप का सतह पे असर हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, शेक बहुत ज़्यादा किया, और इसी वजह से यहाँ पे जानें बहुत सारी गई हैं। वे अक्सर गहरे भूकंप की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि भूकंप तरंगों से ऊर्जा सतह के करीब जारी होती है, यानी कि जो भी वहाँ पे जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर दूर जाती हैं या फिर रगड़ती हैं, अगर वो नीचे ज़्यादा गहराई से आएंगी, तो जो उनकी एनर्जी है वो सतह तक पहुँचने में टाइम लगेगा, और उस तरीके से उनकी एनर्जी भी वीक होती जाएगी। लेकिन जब उसका जो आपका सेंटर है, जो आपका केंद्र है, भूकंप का फोकस है, वो अगर पास में रहेगा अर्थ के सरफेस के, तो वहाँ पे जो उसकी एनर्जी है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और जो भी एनर्जी है वो कंटिन्यू तरीके से वहाँ पे मिलती रहेगी, और शेक कंटिन्यू तेजी से होता रहेगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि उसकी कंपन की गति भी तेज रहेगी, और बहुत ही भारी नुकसान भी पहुंचाता है। इससे इमारतों और बुनियादी ढांचों को नुकसान होता है, साथ ही भूस्खलन, पत्थरबाजी और अन्य माध्यमिक खतरों का भी ट्रिगर किया जाता है। जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और उसके साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो भी ट्रिगर करते हैं। और रॉक का फॉल होना, यानी कि जो भी आपके पत्थरबाजी होती है, यानी कि जो भी आपके पत्थर के टुकड़े टूटते हैं, ये भी आपका उसमें देखा जाता है। और कई सारे इसमें हैजार्डस कंडीशन उत्पन्न होती हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। हालांकि भूकंप से होने वाले नुकसान की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर भूकंप के कारकों की बात की जाए, जो फैक्टर्स होते हैं उनकी बात की जाए, कई सारे कारक होते हैं भूकंप की इंटेंसिटी को निर्धारित करने के लिए और उसके नुकसान को निर्धारित करने के लिए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है उनकी बात करें, तो आपका सबसे पहला बताया रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी जो भी भूकंप का परिमाण होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऊपरी केंद्र से दूरी, यानी कि जो भी आपका डिस्टेंस होता है एपिसेंटर से, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कम गहराई का होगा तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद भूकंप की गहराई, जो भी आपका डेप्थ होता है अर्थक्वेक का, वो इंपॉर्टेंट होता है। मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का सॉइल का टाइप क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और सतह पर भूगर्भीय स्थिति शामिल होती है। जो भी आपके सतह पर कंडीशन है, जो जियोलॉजिकल कंडीशन है आपके सरफेस की, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो भूकंप की प्रकृति और नुकसान जो उसका होता है, जो उससे डैमेज होता है, उसका निर्धारण होता है। तो ये सारे कारक, यानी ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं भूकंप से होने वाले नुकसान के लिए, ठीक है? तो कुल मिला के हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे टर्की में किस वजह से भूकंप आया और उसका रीज़न क्या था, और स्ट्राइक शैलो आपके जो भूकंप होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद जो भी आपके कारण होते हैं जो कि भूकंप की तीव्रता को और उसके नुकसान को बढ़ावा देते हैं, वो किस चीज़ पे निर्भर रहते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो आपके प्राकृतिक भूकंप होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, आपके मानव जनित भूकंप होते हैं, यानी कि ह्यूमन द्वारा जो भी आपके भूकंप आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ली।
यहाँ पे जो टर्की में भूकंप आया है वो बहुत ही दुखद कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अभी तक 25,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और मैं भगवान से यही मनाऊंगा कि उनकी आत्मा को शांति दें, और जो भी उनके परिवारजन हैं उनको भी एक सहानुभूति दें और उनको हिम्मत दें कि इस कंडीशन से वो बाहर निकल सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस पूरे कंडीशन से, आपको अर्थक्वेक के बारे में और बाकी सारी चीज़ें जो जानकारी होनी चाहिए टर्की के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको मिल गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा हो, आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।